देश दिन भर में इस वक्त की सबसे अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर घटे हैं। देशवासियों के लिए यह निश्चित रूप से खुशखबरी। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि डीजल के दाम में प्रति लीटर 50 पैसे कम कर दिए गए हैं। ये नई दरें आज आधी रात से ही लागू होंगी। महंगाई की मार से परेशान जनता के लिए ये एक खुशखबरी और ईंधन के दाम में कमी का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ता है और इससे देशवासी राहत महसूस कर सकते हैं। आज आधी रात से ही पेट्रोल और डीजल की ये नई दरें लागू होंगी। हम आपको एक बार फिर बताते हैं, डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है और पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर। देश दिन भर में आज क्या कुछ हुआ है देश में, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ अहम और बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले आपको हम बता दें, शीना मर्डर केस पर सबकी निगाहें और ऐसे में तीनों आरोपियों को आज मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस रिमांड में उन्हें 5 सितंबर तक के लिए भेज दिया गया। क्या कुछ हुआ है इसके अलावा भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दिल्ली में शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाना किस तरह से एक शख्स को महंगा पड़ा, क्या कुछ किया इन शराब माफियाओं ने उसके साथ, ये खबर भी विस्तार से देखिएगा देश दिन भर में। साथ ही एक अहम खबर अमिताभ बच्चन से भी जुड़ी हुई। उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और ऐसे में इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई है। क्या कुछ हुआ हैक करने के बाद, ये खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के संथारा प्रथा पर रोक हटा दी गई है, जो राजस्थान की हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई थी। इसके बाद जैन समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है और क्या नई खबरें इससे जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं ओडिशा के कटक में सरकारी अस्पताल में 50 से भी ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। किस पर लग रहा है आरोप, विस्तार से देखिएगा ये खबर भी हमारे साथ। वहीं पटेल आरक्षण के बाद अब हरियाणा में जाटों के आरक्षण की आंदोलन की तैयारी, किस तरह से सेना बन रही है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कौन कर रहा है ये विरोध, ये खबर भी देश दिन भर में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस खबर की बात जिस पर पूरी देश भर की निगाहें हैं। सबसे पहले बात शीना मर्डर केस की, जिसमें तीनों आरोपियों को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि इनकी कस्टडी की अवधि आज खत्म हो रही थी। ऐसे में 5 सितंबर तक के तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इंद्राणी, उसके दूसरे पति संजीव और ड्राइवर श्याम को पुलिस मुंह पर काला कपड़ा डालकर बांद्रा कोर्ट ले आई। इस दौरान इंद्राणी और संजीव की बेटी विधि भी अदालत पहुंची। कोर्ट पहुंचने के बाद जज ने सभी आरोपियों से पूछा कि किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं, तो सबने न में जवाब दिया। पुलिस ने अदालत में कहा कि इंद्राणी ने संजीव से स्काइप पर हत्या की साजिश रची। इसी के तह में जाने की जरूरत है, इसीलिए रिमांड चाहिए। पुलिस ने कहा कि अभी आरोपियों से काफी पूछताछ करनी है। पुलिस ने शक जताया कि इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं। पुलिस जानना चाहती है कि इंद्राणी ने शीना के दूसरे सेल फोन और कपड़ों का क्या किया। अदालत में आरोपियों ने घर के खाने की मांग की, मगर पुलिस ने ये कहकर विरोध किया कि उसमें जहर मिलाने की आशंका है। अदालती कार्यवाही के दौरान इंद्राणी लगातार रो रही थी और चक्कर आने की वजह से वो कोर्ट रूम में बेहोश भी हो गई। होश में आने के बाद इंद्राणी और उसकी बेटी विधि एक दूसरे से मिलकर फूट-फूट कर रो रहे थे। जैसे ही जज ने ये ऐलान किया कि जितने भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में उन्हें 5 साल तक पुलिस कस्टडी में भेजा जाए और जांच की जाए, उसकी ये सुनते ही जो इंद्राणी थी, जो बाकायदा लेडी पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस कांस्टेबल के एस्कॉर्ट की हुई थी, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। और शीना मर्डर केस में पुलिस लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो शीना के इर्द गिर्द हुआ करते थे। इस मामले में मिखाइल, जो शीना का भाई है, इंद्राणी का बेटा है, इसे अब गवाह बना लिया है पुलिस ने और उससे पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे हो रहे हैं। 24 घंटे तक के पूछताछ हुई है इंद्राणी से भी और दूसरे आरोपियों से भी, और उसमें एक बात पुलिस को अब साफ लगने लगी है कि आखिर मौत की वजह क्या थी, वो समझ चुकी है। माना यह जा रहा है कि अपनी ही औलाद से नफरत इस हत्या की प्रमुख वजह थी। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी अपने बेटे मिखाइल को भी मारने की तैयारी में थी। इंद्राणी को डर था कि समाज के सामने, खासकर अपने पति पीटर मुखर्जी के सामने, वो बेनकाब हो जाएंगी। इंद्राणी को इस बात का भी डर था कि अगर शीना की शादी पीटर के बेटे राहुल से हुई तो वो घर, जायदाद और दौलत की ताकत सब कुछ खो बैठेगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने एक और शख्स को पकड़ा है जिसे इंद्राणी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हायर किया था।
बताया जा रहा है कि इंद्राणी ने मिखाइल की हत्या के लिए इस किलर को 2.5 लाख रुपए तक दिए थे। मिखाइल पहले ही पुलिस को बयान दे चुका है कि इंद्राणी और संजीव खन्ना ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की थी। शीना हत्याकांड में पुलिस ने मिखाइल को गवाह बनाया है। मिखाइल ने आरोप लगाया है कि इंद्राणी ने शीना हत्याकांड के दौरान ही उसे मारने के लिए उसके कोल्ड ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी थी। और शीना मर्डर केस में कुछ और अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दरअसल बताया यह गया है कि शीना की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल फोन से मैसेजेस किए गए। मैसेज किए गए उसके मंगेतर राहुल को। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या के बाद 2012 में उसके सेलफोन से राहुल को कुछ मैसेजेस भेजे गए। राहुल के सेलफोन से मिले मैसेज से पुलिस को यह पता चला है। मैं भारत में नहीं हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वक्त आ गया है कि अब हम अलग अलग हो जाएं। गुड बाय। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकती, मगर चीजें अब पहले जैसी नहीं रही। इसके लिए हम दोनों दोषी हैं, इसलिए बेहतर है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएं। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल सकती है। यहाँ अमेरिका में मुझे नया प्यार मिल गया है और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। ये कदम उठाना काफी मुश्किल था, मगर यही हमारी किस्मत है। गॉड ब्लेस। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर अब इन सब बातों का मतलब नहीं। अब प्लीज फोन या मैसेज मत करना। अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। दिल्ली के पौष इलाके आरके पुरम से एक युवक की पिटाई का सनसनीखेज ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सट्टा माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ इस युवक ने आवाज उठाई थी, जिसके कारण इसका यह हश्र किया गया। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में इस युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। युवक बार बार रहम की गुहार लगा रहा है। पीने के लिए पानी मांग रहा है, मगर पीटने वालों को रहम नहीं आ रहा। वो लगातार उसकी पिटाई किए जा रहे हैं। खून से लथपथ इस युवक का नाम है रोशन, जो आरके पुरम के सेक्टर 12 में रहता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले रोशन ने सट्टे और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद शराब माफिया अमित इसे मारने के लिए कई बार हमले कर चुका है। 21 जुलाई को एक बार फिर उसने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर रोशन पर हमला किया। ये उसी दिन की सीसीटीवी तस्वीरें हैं। इस मामले में पुलिस ने अमित और उसके साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। अब रोशन का कहना है कि अमित के साथी उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो डर की वजह से अपने घर से बाहर रहने को मजबूर है। मैं घर पे तो नहीं रह रहा, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि वो बंदा सीधे रिवॉल्वर तान के घूम रहा है उस गलियों में कि अब ये बंदा दिखेगा तो मैं इसे मारूंगा, इसलिए मैं अपने आप को छुपा रहा हूं अभी। और अब खबर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। अश्लील वेबसाइट उससे जोड़ दी गई और बताया गया कि अश्लील वेबसाइट पोस्ट की जा रही है उनके ट्विटर अकाउंट पर। साथ ही साथ पिछले 1 साल से कई अश्लील मैसेजेस भी आ रहे थे, गाली गलौज वाले। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। महानायक अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक होने से हड़कंप मच गया। अमिताभ ने आज जब ट्विटर पर लॉगिन किया तो पता चला कि वो अश्लील साइट्स फॉलो कर रहे हैं। तब उन्हें आशंका हुई कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। बिग बी ने इसे लेकर अपने फैंस को तुरंत ही अलर्ट भी कर दिया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर हैक करने वालों को चेतावनी दी। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, अश्लील साइट्स प्लांट की गई हैं। जिसने भी ये किया है मैं उससे कहना चाहता हूँ कि किसी और इंसान पर ये आजमाओ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। बाद में अमिताभ ने इन आपत्तिजनक साइट्स को 984 लोगों की लिस्ट से निकाल दिया, जिन्हें वो फॉलो करते हैं। गौरतलब है कि अमिताभ अक्सर सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर अपनी बातें शेयर किया करते हैं। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। बिग बी मई 2010 से ट्विटर पर हैं। सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक राहत इसलिए समझी जा रही है क्योंकि उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई गई थी। ये अर्जी रविंद्र पाटिल की मां की ओर से लगाई गई थी। हिट एंड रन केस में जमानत पर चल रहे सलमान खान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई। दरअसल सलमान के सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र पाटिल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान को मिली बेल को चुनौती दी गई थी। रविंद्र पाटिल की कुछ साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बता दें कि सलमान खान को साल 2002 के हिट एंड रन मामले में सेशन कोर्ट ने इस साल 6 मई को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इसी दिन उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम फैसला आया। जैन समुदाय की पुरानी परंपरा से जुड़ा ये फैसला। दरअसल राजस्थान की हाई कोर्ट ने संथारा पर प्रतिबंध लगाया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस ऐलान के बाद ही एक जैन महिला ने संथारे का ऐलान भी कर दिया। जैन समुदाय में संथारा प्रथा का चलन है, जिसमें मृत्यु के लिए अन्न जल त्याग दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर रोक के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार, केंद्र और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया है। संथारा पर रोक के खिलाफ जैन समुदाय की कई संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जैन धर्म के बुनियादी दर्शन और सिद्धांतों पर विचार किए बिना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद जैन समुदाय में खुशी की लहर है। अपील को एडमिट कर लिया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी ये सारी जैन समाज की ये नहीं, ये पूरे भारतीय संस्कृति की जीत है। अपने सारे कसाई और दुर्गुणों को छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहता है, उसका नाम है संथारा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी न्यायालय का फैसला है, इसलिए न्यायालय का जो लड़ाई न्यायालय से लड़नी पड़ेगी और लड़ी समाज ने और उसके कारण से स्टे मिला है। आगे और देखिए क्या। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को संथारा को गैर कानूनी बताते हुए इसे खुदकुशी और खुदकुशी के लिए उकसाने की धाराओं के तहत दंडनीय बना दिया था। देश दिन भर में होंगी कुछ और अहम खबरें। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। एम्स के गर्ल्स हॉस्टल में एमबीबीएस की छात्रा खुशबू की कथित आत्महत्या के मामले में प्राथमिक पड़ताल के बाद पुलिस इसे एक तरफा प्यार का मामला मान रही है। एम्स में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा खुशबू चौधरी की कथित खुदकुशी के मामले में एक नया खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुदकुशी के पहले खुशबू ने आखिरी कॉल अपने एक दोस्त को किया था, जिसे वो बेहद पसंद करती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के शक की वजह है खुशबू के फोन से मिला मैसेज, जिसमें उसने लिखा था, पिक माई फोन, प्लीज कॉल मी। खुशबू लगातार अपने दोस्त को फ़ोन किया करती थी, उससे बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन उसे वहां से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहती थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि खुशबू राजस्थान में कोचिंग के वक्त से अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को पसंद करती थी। इसके बाद लड़के का दाखिला दक्षिण भारत के कॉलेज में हो गया और खुशबू को इसी साल एम्स में जगह मिल गई। सूत्रों के मुताबिक खुशबू उस लड़के को लगातार कॉल करती थी, लेकिन ज्यादातर लड़का बात नहीं करता था, वो सिर्फ मैसेज करता था, काइंडली मैसेज में। इस मामले की अभी तक की जांच में पुलिस ने रैगिंग की आशंका से इनकार किया है। ओडिशा में कटक के एक अस्पताल में पिछले 10 दिन में ही 53 से भी ज्यादा नवजात मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। माता पिता ऐसे में अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। कटक के सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। माता पिता अस्पताल से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों बच्चों की मौत हो रही है। उधर सरकार का कहना है कि केंद्रीय टीम बुला ली गई है ताकि वो राज्य सरकार की मदद कर सके। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम भी बुलाई जाएगी। वहाँ की जो प्रतिनिधिमंडल गया था, हम लोगों ने वहाँ तय किया, राज्य सरकार को क्राइसिस मैनेज करने के लिए जितना भी मदद चाहिए, तात्कालिक मदद चाहिए, टेम्पररी मेजर है, सारे चीजों में भारत सरकार मदद करेगी। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, लैबोरेटरी हो। एक और हैरत अंगेज आंकड़ा ये भी है कि ओडिशा में पिछले 3 महीने में 407 नवजातों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में लगातार हो रही नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो अस्पताल में डिलीवरी सिस्टम और नवजात बच्चों की देखभाल के संबंध में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद अगले हफ्ते ये पता चल पाएगा कि आखिर राज्य में इतनी मौत के पीछे क्या वजह है। हरियाणा में जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर अब अपनी सेना बनाने की तैयारी कर ली। बाकायदा ट्रेनिंग भी ली जा रही है, लेकिन ओबीसी समुदाय के ही कुछ और लोग अब इनके खिलाफ भी खड़े होने लगे हैं। ओबीसी कोटे में आरक्षण मांगने के लिए जाटों की ये तैयारी एक नई मुसीबत का अंदेशा पैदा कर रही है। सेना के रिटायर्ड कैप्टन महावीर सिंह जींद में जाटों को हमले की स्थिति में मोर्चा संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाथों में लाठियां और तलवार लिए ये नौजवान जाट सेना का हिस्सा हैं। इसी तरह से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाटों की खाप पंचायतें भर्ती कैंप लगाकर 28 सितंबर के लिए भर्तियां कर रही हैं। जाटों ने केंद्र को आरक्षण के लिए 28 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। आरक्षण नहीं मिलने की सूरत में वो दिल्ली को जाने वाले सभी रास्ते बंद कर देंगे। साथ ही दिल्ली को दूध, पानी और फल सब्जियों की सप्लाई भी रोक दी जाएगी। जाटों के इस आक्रामक रुख के खिलाफ ओबीसी में आरक्षण पाने वाले दूसरे समुदाय भी लामबंद हो रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जाटों ने 28 सितंबर को दिल्ली को तंग किया तो ओबीसी ब्रिगेड मोर्चा संभालेगी।
हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। हमें ये है कि कहीं सरकार अंडर प्रेशर, जैसे पहले अपील डालती थी, कल फिर सरकार जो है ना दबाव में आकर के कोई इस प्रकार का कि दिल्ली का पानी खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, अब क्या करें। मशहूर कन्नड़ लेखक MM कलबर्गी की उनके ही घर में 2 लोगों ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब CID को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। बेंगलुरु में इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर मशहूर वामपंथी विचारक MM कलबर्गी के लिए इंसाफ की मांग की। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा की मांग की। कलबर्गी की रविवार सुबह उनके घर में घुसकर हत्या की गई थी। 77 साल के कलबर्गी कोल्हापुर के रहने वाले गोविंद पानसरे के साथी थे, जिनकी ऐसे ही हालत में हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर बाइक से आए और उन्होंने कलबर्गी के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा कन्नड़ साहित्य जगत सदमे में है। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई है। वो मूर्ति पूजा समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों की वजह से विवाद में घिरे रहते थे। CID, our people will inquire into it and they will investigate. Whoever behind this incident will catch them and will punish them in accordance with the law. रामचरितमानस को अब आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। इसके डिजिटल संस्करण को PM मोदी ने आज लॉन्च किया है। ऑल इंडिया रेडियो की ओर से इसे बनाया गया है। ऑल इंडिया रेडियो ने रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन तैयार किया है। इसकी लॉन्चिंग के मौके पर PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पारिवारिक मूल्यों की पूरी दुनिया तारीफ करती है, कई लोग इससे जलते भी हैं। PM के मुताबिक रामचरितमानस इन्हीं मूल्यों की बात करता है। PM ने आगे कहा कि 100 साल पहले जब लोग मजदूरी करने 7 समंदर पार जाते थे तो अपने साथ रामचरितमानस ले जाते थे और ये उन्हें अपने देश और मूल्यों से जोड़े रखती थी। PM के मुताबिक आकाशवाणी की ताकत बहुत बड़ी है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। जवाब खोजने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही बात है कि जिसके कारण हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही तो रामचरितमानस, यही तो परंपरा, यही संस्कार। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए रूसी फैंटम। फिलहाल मुझे दें इजाजत।